बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा शांत सा गांव था। उसी गांव में रमेश नाम का एक चरवाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। कुछ दिनों के बाद बीमार होने के कारण उसकी बूढ़ी माँ भी गुजर जाती है। उसके बाद से रमेश अकेला ही उस झोपड़ी में रहा करता था। अपने जीवन यापन के लिए वह गांव वालों के सारे पशुओं को जंगल ले जाकर चराता था और शाम को उनके घर वापस उन्हें बांध देता था। उसी से उसका जीवन चलता था। एक दिन इसी तरह से वह सारे पशुओं को ले जाकर चरा रहा था और बैठा हुआ अपनी किस्मत पर रो रहा था। शाम हो गई। सारे पशुओं को ले जाकर उनके यथास्थान पर बांध दिया और वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही शमशान घाट पड़ता था। दूर से उसे वहां पर कोई रोशनी सी दिखाई दी। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि चलकर देखें कि वहां पर कौन रोशनी कर रहा है। वह पहुंच गया। उसने देखा एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री अलाव जलाकर बैठी हुई थी और कुछ भोजन पका रही थी। उसके भोजन पकाने का तरीका भी बहुत अजीब था। रमेश खड़ा हुआ वहां पर वह सब देख रहा था। तभी वह स्त्री खड़ी हो गई और कहती है, महाशय, क्या आप भोजन करेंगे? रमेश बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है और फिर बड़े ही प्रेम से वह स्त्री रमेश के लिए भोजन परोसती है और रमेश को भोजन करने के लिए देती है। पता नहीं कहाँ से वहां पर कुर्सी भी प्रकट हो जाती है। रमेश को वह उस पर बैठने के लिए कहती है और फिर रमेश जल्दी जल्दी भोजन करने लगता है। उसे भोजन इतना स्वादिष्ट लगा कि वह बिना रुके खाए ही जा रहा था। स्त्री ने कहा, महाशय, अगर आप इस तरह का स्वादिष्ट भोजन रोज करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। आपको वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। रमेश कहता है, हे सुंदर स्त्री, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं है। स्त्री उसके पास आती है, कुछ मंत्र बुदबुदाती है और उसके ऊपर अपना एक दुपट्टा डाल देती है। वह बेहोश हो जाता है और स्त्री फिर कुछ मंत्र पढ़ती है। थोड़ी ही देर में अंधेरा छा जाता है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। जब रमेश की आंखें खुली तो वह अपने आप को एक राजमहल के शयन कक्ष में पाता है। वह एकदम हैरान था। कुछ सोच ही रहा था बैठकर, तभी एक स्त्री वहां पर आती है और वह कहती है, महाराज, आपके स्नान करने का समय हो गया है। राजकुमारी जी ने आज्ञा दी है मुझे कि आपको स्नान करा दूं। उसके बाद भोजन भी तैयार है। रमेश उठकर बैठ जाता है। यह राजसी ठाट देखकर वह तो बड़ा ही प्रसन्न होता है। कहाँ वह गांव का चरवाहा था और यहाँ पर उसे इतना सम्मान मिल रहा है। वह कहता है, चलिए, मुझे कहाँ जाना है स्नान करने के लिए? वह स्त्री अपने साथ चलने का इशारा करती है और रमेश उसके साथ चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में स्नान करके वह भोजन की मेज के पास आ जाता है और मेज पर इतना सारा भोजन सजा हुआ देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है। वह बैठ जाता है। तब तक एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री उसकी तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है। वह कहती है,
महाराज, आप आराम से भोजन कर लीजिए, उसके बाद हम बगीचे में टहलने चलेंगे। फिर दोनों भोजन करते हैं। रमेश डट कर भोजन करता है। उसने कभी ऐसा भोजन नहीं किया था। फिर राजकुमारी के साथ टहलने के लिए वह निकल जाता है। वह मंत्रमुग्ध हो चुका था। राजकुमारी की खूबसूरती पर वह एकदम मोहित हो चुका था। राजकुमारी अपने बगीचे में लेकर उसे जाती है। वह बगीचा इतना खूबसूरत था कि रमेश को लगता है कि वह स्वर्गलोक में आ गया है और यह स्त्री जो उसके साथ है वह कोई परी है। फिर राजकुमारी उसे एक बहुत ही सुंदर स्थान पर लेकर जाती है और उसके साथ बैठ जाती है। दोनों बहुत देर तक बैठे रहते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। रमेश राजकुमारी के मोह पास में इस कदर फंस गया था कि अगर राजकुमारी उसे चांद तारे तोड़कर लाने को कहती तो वह भी उसके लिए भी तैयार हो जाता। राजकुमारी कहती है, रमेश, मैं आपसे जल्द ही विवाह कर लूंगी, फिर आप इस रूपनगर के महाराज हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। रमेश कहता है, राजकुमारी जी, आप जो आदेश देंगी मैं उसे करने के लिए एकदम तैयार हूँ। आप बताइए क्या काम है आपको मुझसे। फिर राजकुमारी उसे लेकर एक दूसरे स्थान पर जाती है और कहती है, रमेश, आपके गांव में जो तांत्रिक रामलाल है, आपको उसे यहाँ लेकर आना होगा। उससे मुझे कुछ काम करवाना है और फिर हम दोनों विवाह कर लेंगे। रमेश कहता है, अरे राजकुमारी जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं रामलाल को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। आप मुझे बताइए मुझे कैसे जाना होगा। राजकुमारी उसे एक बहुत अजीब से दरवाजे पर लेकर आती है। फिर उसके ऊपर अपनी चुन्नी डाल देती है और कहती है, जब तुम्हें वापस आना हो तो 3 ताली बजाना और फिर तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे। और फिर रमेश वहाँ से गायब हो जाता है। जब रमेश की आँख खुलती है तो उसी जंगल में जहाँ पर वह बकरियों को चराता था, एक पेड़ के नीचे अपने आप को पाता है। वह जल्दी से उठ जाता है और कहता है, अब मुझे जल्दी से रामलाल को लेकर वहाँ पर फिर से जाना होगा। मुझे यहाँ पर तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। कितना अच्छा जीवन है वहाँ पर। जल्द ही हम राजकुमारी से विवाह करेंगे और राजा हो जाएंगे। फिर वह जल्दी जल्दी अपने गांव के अंदर जाने लगता है। वह बहुत प्रसन्न था क्योंकि वह बहुत ही जल्द राजा बनने वाला था। रमेश जैसे ही अपने गांव के अंदर पहुंचता है, सामने से उसका बचपन का मित्र राजू आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह उसे आवाज लगाता है, राजू, हे भाई राजू, अरे देखो मैं कितने दिनों के बाद अपने गांव आया हूँ, मुझसे बात तो करो। अरे ये सुन क्यों नहीं रहा है? हे भगवान, कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ? मैं इसे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे अरे अरे, तुम मेरे ऊपर से क्यों निकल रहे हो? हे भगवान! राजू, सुन तो भाई, कहाँ चले जा रहे हो? इसी तरह से रमेश उसे पुकारता रहता है, मगर बिना सुने ही राजू वहां से निकल जाता है। अब तो रमेश को चिंता होने लगी। वह अपने आप को भूत समझने लगा और उसने सोचा कि वह मर चुका है और वह स्वर्गलोक से आ रहा है। हे भगवान, कहीं मैं मर तो नहीं गया? जहाँ मैं गया था वह स्वर्गलोक था क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह जल्दी ही रामलाल के घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी से कहता है, भाभी जी, रामलाल जी हैं घर पे? उसकी पत्नी कहती है, अरे रमेश भैया, आप? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। आप यहीं बैठकर इंतजार करिए।
ऐसा कहकर वह अंदर चली जाती है। रमेश वहीं पर बैठ जाता है, इंतजार करने लगता है रामलाल का। थोड़ी ही देर में रामलाल भी आ जाता है और जैसे ही वह रमेश को देखता है उसे कुछ महसूस होता है। वह कहता है, अरे रमेश, तुम इतने दिनों कहाँ थे? अच्छा, जल्दी जल्दी से चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। वह रमेश को एक रहस्यमय स्थान पर लेकर जाता है और कहता है, रमेश, ये तूने क्या कर दिया? मुझे तेरी गंध से पता चल चुका है कि तू कहाँ से आ रहा है। रमेश, ये तूने क्या कर दिया? तूने मुझसे कई बार पूछा था शमशान की उस रोशनी के बारे में। जितनी बार तूने पूछा था मैंने तुझे हमेशा मना ही किया था, लेकिन तू नहीं माना। आखिर में वहां पर चला ही गया और उस प्रेतनी के साथ उसके घर भी चला गया। मुझे सब पता है, मुझसे कुछ मत छुपाना। अब बताओ क्या क्या हुआ वहां पर। रमेश उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उस स्त्री से मिला और कैसे वह उसके घर गया, राजकुमारी के साथ समय बिताया और उसे अब लेने आया है। भाई रामलाल, अब तुम ही मुझे बचाओ। मुझे कुछ पता नहीं था, बस खाने पीने के लालच में मैं वहां चला गया। रामलाल कहता है, अच्छा ठीक है रमेश, अब तूने जो किया सो किया। अब हम दोनों की जान खतरे में है। अब तुम मुझे लेने आए हो। तुम्हें पता है, जो स्त्री मेरे साथ रहती है वह भी एक प्रेतनी ही है और तुम जिसे राजकुमारी कह रहे हो वह भी एक प्रेतनी है। दोनों बहनें हैं और मेरी पत्नी को वापस पाने के लिए ही उस प्रेतनी ने तुम्हें यहाँ मुझे लेने के लिए भेजा है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम नहीं किए तो तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब तुम फिर से वहां पर जाओ और उसका सारा जादू उसकी चुन्नी में है। अगर तुम किसी तरह से उसकी चुन्नी हासिल कर लो तो वह तुम्हारे बस में हो जाएगी। मैंने भी उस प्रेतनी को इसी तरह से वश में किया है। मैं तुम्हें 2 गोलियां दूंगा, एक राजकुमारी को खिला देना, वो बेहोश हो जाएगी। फिर तुम चुन्नी लेकर दूसरी गोली खाकर यहाँ चले आना। तब तक यहाँ पर मैं मंत्र बोलता रहूँगा और प्रार्थना करता रहूँगा। मेरा जादू वहाँ पर केवल 2 घंटे तक चलेगा। ऐसे ही अगर तुमने समय गंवाया तो तुम फिर वहीं रह जाओगे, तुम मारे जाओगे और मेरे भी बचने की उम्मीद कम होगी, क्योंकि अब उसकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी है। इस तरह से समझा बुझाकर रमेश को रामलाल वहां से भेज देता है और खुद बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। रमेश की जब आंखें खुलती है तो वह फिर उसी शयन कक्ष में अपने आप को पाता है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी को आभास होता है और वह वहां पर आती है। जैसे ही वह उसे देखती है वह थोड़ा क्रोधित हो जाती है और कहती है, रमेश, मैंने तुमसे रामलाल को लाने के लिए कहा था, उसे क्यों नहीं लाए तुम? मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था रमेश, तुमने ऐसा क्यों किया? रमेश जल्दी से राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, राजकुमारी जी, आप मुझे गलत ना समझें। मैंने उसे बांधकर एक स्थान पर छुपा दिया है। रात होने पर मैं उसे यहाँ पर लाऊंगा, आप चिंता न करें। और फिर राजकुमारी के साथ फिर से समय बिताने लगता है, लेकिन इस बार वह सचेत था। उसे रामलाल की सारी बातें याद थी। वह राजकुमारी को भनक भी नहीं लगने देता कि उसके मन में क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी को किसी तरह से वह गोली खिला देता है और राजकुमारी सो जाती है। और फिर रमेश धीरे से उसकी तकिए के नीचे से चुन्नी निकाल लेता है और फिर रामलाल के बताए अनुसार वह गोली खाकर रामलाल के उस
रहस्यमय स्थान पर पहुंच जाता है। रामलाल उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है। कहता है, अरे वाह रमेश, तुमने कर दिखाया। इतनी देर तक मेरी सांसें अटकी हुई थी कि तुम कहीं पकड़े न जाओ और मारे न जाओ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। इस चुन्नी को ऐसी जगह छुपा देना जिसे कोई ना पाए। फिर देखना कमाल कि क्या होता है। रमेश रामलाल के बताए अनुसार अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसे बहुत ही सुकून मिलता है। बहुत दिनों के बाद वह अपने घर आया था, अपनी मिट्टी में। वह कहता है, मेरी माँ होती तो मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती। बहुत भूख लगी है, बहुत भागा दौड़ी हो गई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि मैं उस मोहपाश के बंधन से मुक्त होकर अपने घर आ गया। कितना सुकून है यहाँ पर। अपने घर का अलग ही आनंद होता है। फिर उसे याद आता है कि चुन्नी छुपानी है। वह घर के अंदर जाता है और चुन्नी छुपाकर वापस आ जाता है। वह बहुत थका हुआ था। फिर वह सो जाता है। अभी तो मुझे बहुत नींद लग रही है और भूख भी लग रही है, लेकिन अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा। फिर ऐसा कहकर वह सो जाता है। वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे चूड़ी खनकने की आवाज आती है। वह झटके से उठकर बैठ जाता है। सामने देखता है तो वही राजकुमारी साधारण कपड़ों में एक सुलभ गृहिणी की भांति बैठी हुई थी, मुस्कान के साथ भोजन पका रही थी। वह कहती है, रमेश जी, आपको भूख लगी होगी, भोजन बन गया है, परोस दूं क्या? रमेश बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है, हाँ राधिका, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा किया तुमने भोजन बना लिया। जल्दी से मुझे भोजन दो। राधिका उसे भोजन परोसती है। रमेश ने उस स्त्री का नाम राधिका रख दिया था और अब उसे इसी नाम से पुकारता था। दूसरे दिन रामलाल ने गांव वालों को बुलवाकर उन दोनों का विवाह करवा दिया विधिवत। दोनों एक साथ सुखपूर्वक रहने लगे। राधिका बहुत ही मृदुभाषी थी। जल्दी ही गांव की स्त्रियों में वह बहुत प्रचलित हो गई। सभी उसके साथ समय बिताना बहुत पसंद करने लगे। सभी गांव वाले आपस में बात करते कि कैसे इस गरीब चरवाहे को इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, लेकिन फिर उसके भाग्य को वो लोग सराहते। ऐसा कोई काम नहीं था जिसे राधिका नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे उस गांव में रमेश का वर्चस्व हो गया। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इस कहानी के दूसरे भाग में आपको पता चलेगा कि राधिका रमेश के साथ पूरे जीवन तक यहीं रह जाती है या फिर अपनी चुन्नी उसे वापस मिल जाने पर वह अपनी दुनिया में वापस लौट पाती है। यह जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।